हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लगभग 5 लेक्चर हमने ख़त्म भी कर लिया है और सारी चीज़ें हम सीक्वेंस में चलते हुए आ रहे थे। गैमीट्स हमने बना लिया। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देखा। तो एक एक करके हम आगे बढ़ते आए। गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया। आज हमें देखना है क्या कि उन गैमीट्स का ट्रांसफ़र होना, फर्टिलाइजेशन होना एंड उसके बाद इम्प्लांटेशन होना, वो भी ब्लास्टोसिस्ट का। क्या होता है ब्लास्टोसिस्ट, ये सारी चीज़ें हम इसी लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है और कैसे ये फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से स्पर्म ओवम से फ्यूज़ करता है। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं। चलो तो शुरू करते हैं यहीं से ही। वैसे स्ट्रक्चर्स आपको पहले भी पता होंगे, मैंने इससे पहले भी बताया था स्पर्म का कैसा स्ट्रक्चर होता है। उसी तरह ओवम का भी स्ट्रक्चर बताया था, बस थोड़ा सा और इसमें हल्का सा और मैं बात करूँगा, है ना। देखो, फर्टिलाइजेशन तो नॉर्मली हमें पता है, इम्प्लांटेशन आगे समझाऊंगा, है ना। फर्टिलाइजेशन क्या होता था, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, है ना। इसी को हम फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इंसेमिनेशन भी याद करो, इसकी डेफिनेशन भी बताया था मैंने, इंसेमिनेशन क्या होता है। अब देखो, गैमीट्स तो बन चुके थे, है ना। गैमीट बन चुके थे, स्पर्म बन चुके थे। अब स्पर्म को ट्रांसफ़र करना था कहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो वही क्या होता है, इंसेमिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ सीमेन। याद है सीमेन किस किस चीज़ों का बना था, ध्यान आ रहा है कुछ। सीमेन में स्पर्म होता था और साथ ही साथ इसमें कुछ फ्लूइड का भी मिक्सचर होता था। कौन कौन से सिक्रीशन थे, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन था, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन था, साथ ही साथ सेमिनल वेसिकल का भी सिक्रीशन था, है ना। उन सभी को कंबाइन करके हमने क्या बोला था, सीमेन। ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, है ना। इसी को ही तो हम क्या बोल रहे हैं, इंसेमिनेशन बोल रहे हैं। देखो ज़रा सा याद दिला देता हूँ, स्ट्रक्चर कैसा था स्पर्म का, ओवम का। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम भी एंड स्पर्म का भी, है ना। देखो ओवम में भी लेयर्स बताई थी। सबसे बाहर एक कोरोना रेडिएटा होती है, फिर जोना पेलुसिडा, उसके अंदर फिर आपको दिखाई दे रहा होता है। उस पूरे स्ट्रक्चर को याद करो, हम सेकेंडरी oocyte बोलते थे, ठीक है। हालांकि एक तरह से ओवम भी कह सकते हो। अभी तो उसके ऊपर पूरा छिलका है तो हम सेकेंडरी oocyte बोल रहे हैं। जब वो छिलका उतर जाएगा, कब उतरेगा छिलका, याद करो जब मैंने गैमेटोजेनेसिस बताया था, वहीं पर मैंने समझाया था कि फीमेल्स में जब भी गैमीट बनने का प्रोसेस हो रहा होता है तो पहले तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में प्राइमरी फॉलिकल्स तक बनता है, ठीक है, जहाँ पर प्राइमरी oocyte बना होता है। प्राइमरी फॉलिकल्स बन के ही रुक जाती है और उसके बाद जब बेबी का डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे, जब फीमेल बड़ी होती है, जब प्यूबर्टी आती है, उस टाइम के बाद दोबारा कंटिन्यू होती है कौन सी, मियोसिस फर्स्ट, जो प्रोफेज फर्स्ट में रुकी हुई थी वो दोबारा स्टार्ट होती है, कंटिन्यू होती है। और होते होते सेकेंडरी oocyte जब रिलीज होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, ओव्यूलेशन, फिर दोबारा सेकेंडरी oocyte जैसे ही बनती है वहाँ रुकती है कौन सी, मेटाफेज सेकेंड स्टेज पे, ठीक है। नहीं याद आ रहा हो तो ज़रा सा ध्यान दिला दूँ। ऐसे ही कुछ बताया था फीमेल में, ऐसे सेल्स डिवाइड होती हैं, ढेर सारे सेल्स बनते थे, फिर इनमें से एक बड़ी सेल बनती थी। इसमें जब डिवीज़न होता था तो 2 सेल बनती थी, ठीक है। एक को आप बोलते थे प्राइमरी oocyte, दूसरे को आप बोलते थे पोलर बॉडी, वो भी पहली वाली। और याद करो ये रुकता था प्रोफेज फर्स्ट में, और ये कहाँ पर हो रहा था, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। और फिर ये स्टार्ट हुआ था जब प्यूबर्टी आई थी। फिर यहाँ पर दोबारा मियोसिस हुई, मियोसिस सेकेंड, ये तो मियोसिस फर्स्ट थी, ठीक है। ऐसे मियोसिस सेकेंड जब आई, मियोसिस सेकेंड में भी ये डिवाइड होने से पहले कुछ इस एरिया पर जहाँ पर मेटाफेज सेकेंड आता है, मेटाफेज सेकेंड में ये रुक जाती है। फिर जब दोबारा ओवम स्पर्म के कांटेक्ट में आता है तब ये कंप्लीट होती है
और उसके बाद यहाँ पर ओवम कंप्लीट होके बनेगा और साथ ही साथ सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। ये बात हमने पहले भी कर रखी है, इसी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे तो ये चीज़ जो मैंने थोड़ी सी आपको याद कराई ध्यान आ गई होगी, है ना। देखो ओवम एंड स्पर्म में, तो अब मैं क्या बता रहा हूँ, सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर कैसा था याद करो। न्यूक्लियस तो ये होगा ओवम में, और ऐसे इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म तो चलो अंदर ऐसे भरा ही होगा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर साइड पर एक और लेयर थी, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते थे, ज़ोना पेलुसिडा बोलते थे। उसको मैं रेड कलर से बना दे रहा हूँ। देखो इस ज़ोना पेलुसिडा पे मैं एक ऐसे पॉकेट बना के दिखा रहा हूँ, ऐसे ही बना के दिखा रहा हूँ। अभी मैं रोल समझाऊंगा क्या है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा ना, लॉक एंड की मॉडल, कुछ ध्यान है? उसमें क्या होता था, जिसकी ऐसे बाइंडिंग साइट होती थी उसी पर उसी तरीके का एंजाइम आकर फिट बैठता था और रिएक्शन होती थी, है ना। ये तो ज़ोना पेलुसिडा थी, और इसके बाहर भी एक ऐसे सेल्स की लेयर होगी जिसको आप क्या बोलते हो, कोरोना रेडिएटा बोलते हो। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है यही तो था साथ साथ क्या, ओवम का स्ट्रक्चर था, या मैं कह दूं क्या, सेकेंडरी oocyte कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मुझे ओवम यहाँ से बनाकर आपको बाद में दिखाना है। तो सबसे बाहर की लेयर ये जो थी इसको आप क्या बोल रहे थे, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, है ना। और अंदर वाली लेयर जो थी इसको आप क्या बोल रहे थे, ये तो थी ज़ोना पेलुसिडा। देखो आगे जब मैं लेयर्स बनाऊंगा तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दूंगा, है ना, ऐसे ज़ोना पेलुसिडा को ZP लिख दूंगा, कोरोना रेडिएटा को मैं लिख दूंगा CR, है ना, कोरोना रेडिएटा। तो ये समझ जाना कि कौन सी लेयर्स की बात कर रहा हूँ। अंदर साइड क्या है, ब्लू कलर की जो दिखाई दे रही है, ये तो सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और अंदर बैठा है न्यूक्लियस। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं कह रहा हूँ एक्टिव साइट, है ना, या फिर यहाँ पर एंजाइम बाइंड करेगा तो मैं इसको बाइंडिंग साइट बोल दे रहा हूँ। अब देखो समझाना आसान पड़ जाए इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। ध्यान ऐसे रखना कि यहाँ पर ऐसे बाइंडिंग साइट होती है, यहाँ पर फिट बैठने के लिए स्पर्म के भी ऊपर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पर एंजाइम होता है। अच्छा स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाते हो कि ये चीज़ बताया था कि ऐसे एक होता था क्या, गोल्जी बॉडी जो फ्यूज होकर बनी थी, ऊपर वाले रीजन को हमने क्या बोला था, ये एक्रोसोम था, और यहाँ पर तो ये न्यूक्लियस था, ठीक है, और ऐसे सेंट्रियोल ऐसे लटक रहा था, और ये हमने ऐसे स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाया था। माइटोकॉन्ड्रिया भी ऐसे थे, है ना, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हमने बनाया था। ऐसे था ये टेल, यहाँ अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह जो भी हो। यहीं पे मैं थोड़ा सा बना के ये दिखा रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि हेड के ऊपर साइड पर इनके एक्रोसोम के पास ऐसे एंजाइम के लिए कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है, बस ऐसे ही समझ लो। और ये पूरा भी ऐसे ही कवर होता है एक मेम्ब्रेन से। हालांकि ये मेम्ब्रेन तो उतर जाती है जैसे ये यूट्रस में एंटर करते हैं, वहाँ के फ्लूइड के साथ ये क्या करते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते, तो ये लेयर जो है ये रप्चर कर जाती है। कहाँ पर, यूट्रस में। जैसे ही ये यूट्रस में एंटर करता है, वेजाइना में एंटर करता है, ये जो है इसको मैं बोल रहा हूँ एक्रोसोम वाला, है ना। यही क्या करता है, ये जब आके यहाँ फिट बैठेगा तो रिएक्शन इंड्यूस कर देगा। देखो एक्चुअल में होता क्या है, बहुत सारे स्पर्म आते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, जिनमें से कुछ हद तक ही सरवाइव करके ऊपर तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। ऊपर तक जाते जाते क्या होता है, काफ़ी तो मारे जाते हैं। जो यहाँ तक पहुँचते हैं पास तक, उनमें से भी कुछ ऐसे होते हैं, कुछ गिने चुने,
जो जल्दी जाकर पहले बाइंडिंग साइट पर पहुंचेंगे। देखो बाइंडिंग साइट ऐसा नहीं सिर्फ एक ही होती है, इसके लेयर पे ऐसे ढेर सारी बाइंडिंग साइट होती है, लेकिन हाँ जो स्पर्म सबसे पहले किसी बाइंडिंग साइट पर आकर टच करता है, रिएक्शन इंड्यूस कर देता है, तो ये मेम्ब्रेन में एक चेंज ले आता है, एक बदलाव ले आता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जितनी भी खुली हुई बाइंडिंग साइट थी किनारे किनारे वो सब लॉक हो जाती है। तो यहाँ पर एक स्पर्म आया, इसने एंट्री का सिग्नल बनाया कि हाँ अब किसी की एंट्री नहीं होगी, तो इसने कुछ चेंजेस कर दिया, किसके, इसके मेम्ब्रेन पर। तो इसी को हम कह रहे हैं कि ये कोई चेंज इंड्यूस कर देता है, जिसके वजह से कोई अदर स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाती, इसीलिए एक स्पर्म एक ओवम को ही फर्टिलाइज कर पाता है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, एक स्पीशीज का स्पर्म ही अपने वाली स्पीशीज के ओवम को ही फर्टिलाइज कर पाएगा। आप किसी और स्पीशीज का लाओगे तो वहाँ पे ये जो साइट है, ये एंजाइम वाली, ये यहाँ पे फिट नहीं बैठेगी, तो वहाँ पे रिएक्शन इंड्यूस ही नहीं होगी, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके का, सेम तरीके का, बोलते हैं ना एक स्पीशीज में ही फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं। हालांकि उतने डिटेल में भी हमें नहीं जाना है, बस दिमाग में एक ये चीज़ याद रखना है कि कैसे ये फर्टिलाइजेशन कर रहा होता है। देखो ये चीज़ हम पहले भी एक बार जान चुके हैं, बताया था कि फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है। मान लो ये यूट्रस था, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है ना, यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुलर रीजन में होता है। ये तो ऐसे मान लो यहाँ पे वेजाइना ऐसे होगी, और ये क्या थी, यूट्रस, यूट्रस की दीवार है ना, सारे तरफ होगी, ठीक है। यहीं से कहीं क्या होगा, ओवम रिलीज होगा, यहाँ कहीं पर आएगा, ठीक। अब देखो सब नहीं बना रहा हूँ, ज़ोना पेलुसिडा तक ही बना रहा हूँ, समझ जाना ये सेकेंडरी oocyte है। यहाँ तक आया, यहीं पर एम्पुलर रीजन पर ये हम केस कौन सा ले रहे हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, 14th डे पर ये रिलीज हुआ, उस टाइम पर स्पर्म आ गया। ये भी मैं बता चुका हूँ कि ओवम 24 घंटे तक वेट कर लेता है। अगर स्पर्म पहले आ गया, ओवम बाद में आया, तो स्पर्म 2 से 3 दिन भी वेट कर सकता है, मतलब ये 72 घंटे तक स्पर्म वेट कर सकता है ओवम का। तो यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन होगा। कैसे, ऐसे समझ लो, यहाँ पर तो मैंने क्या बताया, यूट्रस में ऐसे फ्लूइड भरा होता है वेजाइनल में, ठीक है। अब स्पर्म ये जो एंट्री करते हैं, इनके हेड पे ये जो ब्लैक वाली मेम्ब्रेन होती है, ये रप्चर हो जाती है। इसी के रप्चर होने को ही हम कैपेसिटेशन भी बोलते हैं। हालांकि एनसीईआरटी नहीं लिखती है, बट यही ध्यान रखना है कि इसकी लेयर कुछ रप्चर होती है और ये एक्सपोज बचा रहता है। सारे नहीं यहाँ तक पहुँचेंगे, कुछ लिमिटेड ही ऊपर तक पहुँच पाते हैं, ठीक है, कुछ लिमिटेड ही, जिनमें से कोई एक ऐसे होगा जो प्रॉपरली फर्टिलाइज कर पाएगा। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एम्पुलर रीजन, है ना, एम्पुलर रीजन, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट कैसे बनेगा, ये प्रोसेस थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है इनके कि कैसे कैसे थे। हम इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे स्टेप्स में फर्टिलाइजेशन हो रहा था। एक बार चाहो तो नोट डाउन कर लो, चले देखना। स्टेप्स हम देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन के, ठीक। कहाँ पर होगा ये फर्टिलाइजेशन का स्टेप पूरा का पूरा, वही एम्पुला वाले रीजन में, ठीक है। तो अब पूरा वो बनाने से बेटर है मैं सारी चीज़ें सीक्वेंस में बता दे रहा हूँ कैसे होता है, ठीक है। ये तो क्या था आपका
ओवम जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर थी, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ऐसे मैंने क्या बनाई थी, ज़ोना पेलुसिडा। अब एक्टिव साइट में नहीं बना रहा हूँ क्योंकि चीज़ें समझानी है, तो इमेजिन करते चलना है ना कि यहाँ पर एक्टिव साइट रही होगी जहाँ पे स्पर्म आएगा कांटेक्ट में, तो ये सारी चीज़ें। और बाहर साइड क्या है, ये थी कोरोना रेडिएटा, ठीक है। अब देखो स्पर्म के पास 2 दीवार आई बाहर कि इन दोनों दीवार को क्रॉस करना है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देखी थी, स्पर्म ऐसे आते हैं, ठीक है, जिनमें से कोई एक होगा जो ऐसे कांटेक्ट में आएगा। तो ये तो क्या था, सेकेंडरी ओ साइड था, ठीक। यहीं से कहानी अगर मैं स्टार्ट करूं तो होगा क्या, सबसे पहले यहाँ पर जो एक्रोसोम था उसका सबसे ऊपरी हेड वाला पार्ट, एक्रोसोम की कुछ रिएक्शन होगी यहाँ। एक्रोसोम कुछ रिएक्शन मतलब ये एक्रोसोम था, जो स्पर्म का जो हेड था वहाँ से एंजाइम कुछ रिलीज होते हैं, एक्रोसोम कुछ रिलीज करेगा एंजाइम, ठीक है। इसके एंजाइम रिलीज करने से होगा क्या, जैसे ही ये एंजाइम रिलीज करेगा कुछ, तो ये जो बाहर कोरोना रेडिएटा की सेल्स हैं ये ऐसे लूज पड़ जाएंगी, ढीली पड़ जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी किनारे किनारे, है ना। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही है ओवम की, ज़ोना पेलुसिडा तो अभी भी है, ठीक है। यहाँ पर समझ लो मुझे बाइंड कराना है स्पर्म को, ज़ोना पेलुसिडा अभी भी थी। और वो जो कोरोना रेडिएटा की सेल्स थी, अब हुआ क्या, ये ऐसे लूज हो गई और दूर दूर हो गई, ठीक है। इसके दूर दूर होने के वजह से हुआ क्या, स्पर्म को अच्छा खासा स्पेस मिल गया, है ना। स्पर्म को स्पेस मिल गया टच करने के लिए, इसने ज़ोना पेलुसिडा लेयर को कांटेक्ट में लाया। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले क्या हुआ, ये कोरोना रेडिएटा लूज पड़ी, कोरोना रेडिएटा लूजेस। और हुआ क्या, उसके बाद स्पर्म आ गया कांटेक्ट में, ठीक है। स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद, किसके कांटेक्ट में आए, ये लेयर कौन सी है रेड वाली, ज़ोना पेलुसिडा लेयर, है ना। एंड कुछ बदलाव करता है उसके बाद, एंड मेक चेंजेस इन द लेयर, मेक चेंजेस इन लेयर टू स्टॉप। तो वो क्या करेगा, कुछ बदलाव करेगा जिसकी वजह से कोई अदर स्पर्म इसको इंड्यूस ना कर पाए, इसको फर्टिलाइज ना कर पाए, मतलब लेयर टू स्टॉप या फिर टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स, है ना। दूसरे स्पर्म्स की क्या करेगा, एंट्री को ये ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही फर्टिलाइज कर पाएगा, है ना। ये अभी बताया था, ब्लॉक करेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहीं से कहानी और थोड़ा आगे बढ़ेगी, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देख रहे हैं। इसने चेंजेस किए, अब ये लॉक कर दिया, अब करेगा क्या, ये अपने अंदर से न्यूक्लियस को अंदर भेजेगा। यहाँ से स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर करेगा, कहाँ पर, धीरे धीरे साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा, किसके, ओवम के, ठीक है। अब देखो जैसे ही ये चेंज करता है, न्यूक्लियस जैसे ही एंट्री लेता है साइटोप्लाज्म में, तो वहाँ पर एक ये एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स लाता है। ये क्या होता है, इसका नाम ही बता रहा है कि मैं एनाफेज को प्रोमोट करने वाला कॉम्प्लेक्स हूँ। जैसे कि मेटाफेज सेकंड में याद करो रुक गया था जब सेकेंडरी oocyte निकला था, फिर मैंने क्या बताया था, मेटाफेज सेकंड के बाद जब प्रोसेस कंप्लीट होगी तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है ना। तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट कौन करा रहा है, ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद द स्पर्म। जब स्पर्म कांटेक्ट में आएगा, न्यूक्लियस उसका साइटोप्लाज्म में जाएगा, उसी टाइम पे एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स ये भेजेगा। तो होगा क्या, जो मेटाफेज सेकंड में रुकी हुई थी चीज़ें, अब ये एनाफेज में जाएंगी एंड देन पूरा कंप्लीट हो जाएगा मियोसिस सेकंड, एंड तब आप उसको क्या बोलोगे कि वो छिलका उतर चुका है पूरी तरह से, अब आप उसको ओवम का नाम दोगे। देखो यहाँ पे अगला मैं बनाऊँ, ये तो था इनका, ठीक।
और स्पर्म कहीं ना कहीं कांटेक्ट में था और ये थी ज़ोना पेलुसिडा की लेयर, ऐसी थी। और याद करो यहीं तो था स्पर्म कांटेक्ट में, ठीक। और मैंने ये क्या बताया, इसने अपना न्यूक्लियस यहाँ पर भेज दिया, ठीक है, इसने अपना न्यूक्लियस अंदर भेज दिया। ये बाहर ज़ोना पेलुसिडा की लेयर थी। तो यहाँ पे अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि न्यूक्लियस इसका एंटर करता है ना, स्पर्म न्यूक्लियस enters into cytoplasm ये अपना न्यूक्लियस इनके साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, साइटोप्लाज्म क्रॉसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड क्या कंप्लीट हो जाएगी, एंड कंप्लीट मियोसिस 2, और मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। मियोसिस 2 कंप्लीट होगी जिसके वजह से अब ये ओवम कहलाएगा, साथ ही साथ सेकंड पोलर बॉडी भी बन जाएगी, ठीक है। अब आप इसको क्या कहने लगोगे, ओवम कहने लगोगे इसको, ओवम, ठीक है, ओवम कहने लगोगे। न्यूक्लियस अंदर गया, अब न्यूक्लियस इसके वाले न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, इन दोनों के फ्यूजन को ही आप क्या बोलोगे, फर्टिलाइजेशन बोलोगे। एंड इसी के फलस्वरूप क्या बनने वाला है, जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हुए तो ऐसा लगता है कि जाइगोट बना, और अभी भी ज़ोना पेलुसिडा की लेयर ख़त्म नहीं हुई है, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, आफ्टर फ्यूजन ऑफ बोथ न्यूक्लियस जाइगोट इज फॉर्म्ड, है ना, जाइगोट जो कि डिप्लॉयड है इज फॉर्म्ड। ये क्या है, जाइगोट है जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है ना। हैप्लॉइड दोनों गैमेट थे, दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज किया और जाइगोट बन गया। इस जाइगोट में गलती से भी मत भूलना अभी भी ज़ोना पेलुसिडा है, अभी कहीं गई नहीं है, ठीक है। इसका रोल अभी मैं आगे बताऊंगा। अभी देखो होता क्या, जाइगोट बना, ये कहाँ पर बना, एम्पुला वाले रीजन पर बना है, ठीक है। अब यहाँ से जब डिवीजन स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे ये फेलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ता जाएगा और एट द एंड ये यूट्रस में जाकर एंट्री लेगा। अब देखो ये जो बाहर ऐसे लेयर होती है ना ज़ोना पेलुसिडा की, यही मैं अभी एक चीज़ बताऊं ज़रा, ऐसे समझना, यही लेयर किस तरीके की होती है। याद करो जब हम च्युइंगम खाते थे पहले, है ना, च्युइंगम आता था उसके ऊपर स्टिकर होता था, मिल जाता था हमें, तो वो स्टिकर को हम क्या करते थे, पीछे का उसका कवर ऐसे हटाते थे और उसको ऐसे स्किन पे अपने ऐसे रख देते थे और ऐसे ऐसे लगा देते थे। फिर जब उसको हटाते थे तो स्टिकर का चिपक जाता था, है ना। ऐसे ही समझना कि ये जो है अंदर स्ट्रक्चर जाइगोट, इसके बाहर ये जो ज़ोना पेलुसिडा है ये स्टिकर का कवर है। जैसे ही आप ये ज़ोना पेलुसिडा को हटाओगे, जैसे ही उसके कवर को हटाओगे, तो अंदर का जो पूरा पार्ट था, जो स्टिकी वाला पार्ट था, ये जहाँ भी इसको सरफेस मिलेगी उस जगह पर ये अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा। इसलिए पूरे फेलोपियन ट्यूब में कहीं पर भी अटैच ना होने पाए, इसलिए हमें ज़ोना पेलुसिडा को अभी भी मेंटेन करके रखे हैं, ठीक है। इसके आगे थोड़ा सा बताता हूँ, यहाँ तक चाहो तो नोट डाउन कर लो, जल्दी से कर लो। हो गया होगा, चलो इसके आगे कहानी लेकर चलता हूँ। देखना कुछ ऐसी ही थी, थोड़ा सा बड़े में बनाऊंगा, ठीक है। एक साइड का ही बनाऊंगा क्योंकि पूरा आपको क्लियर समझाना है ना। यहाँ कहीं था ऐसे यूट्रस,
अब पूरा नहीं बना रहा हूँ, इतना समझ जाना, दूसरे तरफ भी होगा, ठीक है। एक साइड से बना रहा हूँ, ऐसे यहाँ कहीं रहा होगा ओवरी। अब यहाँ हमें पता है जाइगोट यहाँ पर बन चुका है, तो इसी जाइगोट से हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। 2n का न्यूक्लियस और ये, एंड देन बाहर एक और लेयर थी जिसको आप क्या बोलते थे, जोना पेलुसिडा, है ना। तो ये स्ट्रक्चर क्या था, जाइगोट था। अब देखो यहीं पर होगा क्या, क्लीवेज डिवीजन होता है। क्लीवेज डिवीजन क्या होता है, ऐसे समझो कि यहाँ पर मैंने अपने हाथ में एक स्ट्रक्चर ऐसे गोल बनाया, सबसे बाहर की लेयर क्या है, जोना पेलुसिडा। अब अंदर जो भी सेल्स डिवाइड होंगी ये अपना क्या करेंगी, साइज नहीं बढ़ाएंगी, ये अंदर ही अंदर डिवाइड करते चली जाएंगी, लेकिन इसका साइज बड़ा नहीं होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर क्लीवेज डिवीजन। एक डिवीजन होता है जिसमें सेल्स डिवाइड तो करती हैं, उनका नंबर जैसे जैसे बढ़ता है तो पूरा ग्रुप ऑफ टिश्यू भी ऐसे बढ़ने लग जाता है। बट जब तक जोना पेलुसिडा है तो ऐसा लगता है कि इसका साइज नहीं बढ़ रहा है। अगर सोचो ज़्यादा साइज बढ़ने लग जाए तो इस फेलोपियन ट्यूब में ऑलरेडी जगह कम है। मैंने ये भी बताया था कि इस्टमस एक ऐसा रीजन होता है जो सबसे नैरो रीजन होता है, तो अगर आप इसकी साइज बढ़ाते चले जाओगे तो ये आगे पास ऑन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, तो हम इसका साइज बढ़ाते नहीं, यहाँ से यहाँ तक हम क्या कराते हैं, क्लीवेज डिवीजन कराते हैं। क्लीवेज डिवीजन सिंपली ऐसा ही समझो कि ये है, ऐसे समझ लो केक है, ऐसे बड़ा सा केक है। अब उस केक में आपने लगातार ऐसे चाकू चलाते चलाते आपने उसके बहुत सारे पार्ट्स कर दिए, छोटे 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 टुकड़े। तो ऐसे समझो एक बड़ी सी सेल थी, उसमें आपने छोटे छोटे ढेर सारी सेल्स बना दी। ये क्या है तो डिवीजन ही, लेकिन उसका साइज केक का अभी भी उतना ही है, ठीक है। तो ऐसे ही समझना क्लीवेज डिवीजन कि ऐसे कुछ रही होगी, इसमें आप अब सिर्फ डिवाइड करते चले जा रहे हो, सेल्स बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन इसका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर रुकावट आने ना पाए, तो ये गड़बड़ होने के चांस हो सकते थे। तो हमें ये चीज़ अवॉइड करनी थी। क्लीवेज डिवीजन समझ आया। अब मैं यहाँ पे डिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। 2 सेल बनेगी, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अब डिवीजन होगा। 2 से मैंने क्या बनाई, ऐसे समझ लो ये लेयर थी और ऊपर साइड पे ऐसे लगता है जोना पेलुसिडा की भी लेयर थी। क्यों, क्योंकि हमें कहीं पर अभी चिपकाना नहीं है, ठीक है। और ऐसा लगता है कि ये सेल अब बनी तो ऐसे 2 सेल बन गई होगी, ठीक है। 2 सेल स्टेज आ गई होगी, 2 सेल स्टेज। फिर धीरे धीरे ये कहानी बढ़ी तो ऐसे लगता है 2 से ऐसे कुछ 4 सेल्स बन गई होंगी, ठीक है। अब ऐसे बना के दिखा रहा हूँ ताकि सेल्स प्रॉपर विजिबल हो पाए। 4 सेल बनी होंगी, जोना पेलुसिडा अभी भी है ताकि ऊपर चिपका ना पाए कोई चीज़। 4 सेल है, 4 सेल स्टेज, धीरे धीरे ऐसे 8 सेल स्टेज हो जाएगी, 8 सेल स्टेज, धीरे धीरे और कहानी आएगी। 8 सेल, धीरे धीरे ऐसा आएगा कि 16 सेल स्टेज आ जाएगी, ठीक है। जहाँ पे ऐसे ढेर सारे ऐसे, अब 16 तो नहीं बना पाऊँगा, इतना तो समझ जाओगे, है ना। ऐसे ढेर सारे सेल्स की एक और स्टेज आएगी, 16 सेल स्टेज, ठीक है। यहाँ पर भी ये क्या है, 16 सेल स्टेज है। ऐसे सेल्स बढ़ती चली जाएंगी और ऐसा लग रहा है कि अभी यूट्रस में एंट्री कर रहे हैं। देखो यहाँ पर जो आपको ये सेल्स नज़र आ रही हैं, इनको आप क्या बोलते हो, डॉटर सेल्स बोलते हो, है ना। इनको आप क्या बोलते हो, डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स क्या लो, या फिर इन्हीं को आप क्या बोलते हो, ब्लास्टोमियर्स भी बोलते हो, है ना। डॉटर सेल्स या इन्हीं को ब्लास्टोमियर्स कहते हो। 8 से लेके 16 सेल का ये पूरा जो बॉल होता है, पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर आपको कोई खोखली कैविटी नहीं नज़र आ रही, इसको हम क्या कह रहे हैं, एक सॉलिड बॉल की तरह है, पूरा सॉलिड है, ठीक है। अंदर कुछ खोखला नहीं है, हॉलो नहीं है। इस पूरे सॉलिड बॉल के इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, जो 8 से 16 सेल के स्टेज का होता है, उसे आप मोरूला नाम देते हो, ठीक है। तो ये जो है 8 से 16 सेल स्टेज वाला, इसको आप क्या बोलते हो, मोरूला। ये मोरूला एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ना, सॉलिड मास है, और ऐसा लगता है ये मलबेरी की तरह है।
हिंदी में क्या बोलते हैं, सहतूत बोलते हैं ना, मलबेरी। तो ये एकदम मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। अब याद करो, अब ये यूट्रस में जाएगा। मैंने बताया था यूट्रस में ऐसे फ्लूइड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब ये फ्लूइड ऐसे नॉर्मल सा फ्लूइड नहीं है, ये एसिडिक एनवायरनमेंट वाला है। और साथ ही साथ होगा क्या, जैसे ही ये भाई साहब इस समुंदर में डुबकी लगाएंगे, जैसे ही ये भाई साहब यहाँ पर आएंगे, तो होगा क्या इनके साथ, ये जो सबसे बाहर वाली ज़ोना पेलुसिडा की लेयर थी, अब यहाँ पर आए तो पानी का अंदर आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे अंदर पानी भरना शुरू होगा तो ये जो बाहर की लेयर है, जैसे ही फूलेगी ये बाहर से फट जाएगी। कौन सी, सबसे बाहर वाली जो थी ज़ोना पेलुसिडा की लेयर, ये रप्चर करेगी और ऐसा लगता है कि कुछ अलग से स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा। जैसे कि ऐसे ही समझो कि यहाँ पर कुछ ऐसे कहानी बनती दिखाई देगी। तो ऐसा लगेगा कि जो सेल्स थी ये ऐसे एक्सपोज हुई है ना। अभी पानी जैसे जैसे अंदर भरेगा तो इन सेल्स को, जो भी सेल्स थी, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, एक सेल का पार्ट बना देगा ऐसा, और कुछ सेल्स को अंदर ऐसे अलग तरीके से बैठा देगा। ठीक है, और बाकी जो जगह बची वहां पे ऐसे फ्लूइड भरा हुआ नजर आएगा। ऐसा लगता है कि जब इनमें पानी भरा तो सबसे बाहर की लेयर तो फट गई, और अंदर की जो सेल्स है उसमें जब पानी भरा तो एक जगह ऐसे कैविटी बन गई, और बाकी की सेल्स ने पूरा एक गोल स्ट्रक्चर बना लिया ताकि हम पूरा कवर कर सके इस चीज़ को। अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर बना इसको आप क्या बोलते हो, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हो। ये जो स्ट्रक्चर बना इसको आप बोलते हो ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, सिस्ट माने होता ही है, सिस्ट माने होता ही है क्या, गोल स्ट्रक्चर, कैविटी। अब देखो यहाँ पर ये जो कैविटी दिखाई दे रही है, इस कैविटी को आप बोलते हो ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील है ना, सील माने कैविटी, ये कैविटी को हम क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोसील। और सबसे बाहर जो इसकी लेयर दिखाई दे रही है, इस लेयर को आप क्या बोलते हो, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हो। क्या बोलते हो, ट्रोफोब्लास्ट। ऐसा लगता है सबसे बाहर टोपी वाला स्ट्रक्चर ट्रोफोब्लास्ट है ना। और अंदर ये जो रेड कलर की सेल्स दिख रही हैं, इनको आप क्या बोलते हो, इनर सेल मास बोलते हो। इनर सेल मास कह लो, या फिर आप इनको एम्ब्रियो मास बोल लो, एम्ब्रियो मास कह लो। यही क्या करते हैं, ये जब अटैचमेंट होगी तो ये इनर सेल मास क्या करेंगी, बाद में डिवीजन करके, डिफरेंशिएट करके 3 लेयर बनाएंगी। सबसे एक लेयर बनाएंगी, याद करो जब मैं एनिमल किंगडम भी बता रहा था वहाँ पे 3 जर्म लेयर्स की बात किया था, वो तीनों जर्म लेयर्स यहीं से डिफरेंशिएट होती हैं जो एम्ब्रियो बनाने में मदद करेंगी, जो बेबी का डेवलपमेंट कराएंगी, ऑर्गन्स बनाएंगी, बहुत सारी चीज़ें। एक एक्टोडर्म लेयर, एक एंडोडर्म लेयर और एक मीजोडर्म लेयर, ये 3 लेयर बनेंगे। कहाँ से, इन्हीं से बनेंगे। अब देखो ये यहाँ पर आया, इसका मैंने करा दिया यहाँ पर क्या, अटैचमेंट। याद करो एंडोमेट्रियम काफ़ी हाईली वेस्कुलर हो चुकी थी जब फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो यहाँ पे सिग्नल के वजह से ये हाईली वेस्कुलर लेयर बन गई थी। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जैसे ही यहाँ तक पहुँचता है, ये यहाँ पर इनके अटैच हो जाता है ना। अटैच हो जाता है। ठीक है, बाहरी कौन सी लेयर थी, ट्रोफोब्लास्ट। अंदर कौन सी थी, इनर सेल मास। सबके नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप इतना समझ रहे हो। ठीक है, ऐसा लगता है ये ब्लास्टोसिस्ट अब यहाँ अटैच हो गया एंडोमेट्रियम की वॉल में। अब देखो इसके आगे के तो और भी प्रोसेस होंगे, धीरे धीरे एम्ब्रियो डेवलप होगा, ये पूरा प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर भी करेंगे। यहाँ खाली क्या देख लो कि जैसे ही ये अटैच होता है तो ये जो यूटेराइन वाली सेल्स होती हैं, ये धीरे धीरे अपने सेल्स डिवाइड करके इसको कवर करना शुरू कर देती हैं, इस ब्लास्टोसिस्ट को कवर करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, धीरे धीरे इसको कवर करना शुरू कर देंगी। और इनमें भी ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, इस ट्रोफोब्लास्ट की लेयर में कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लगता है ये उंगली जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर बनना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये अंदर इम्प्लांट अच्छे से हो पाएंगे। ठीक है, इसी अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट को, इसी को प्रॉपरली हम क्या बोलने लग जाते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है,
यहाँ लिख दो अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, इसी को आप क्या बोलते हो, इम्प्लांटेशन। और याद रखना ये इम्प्लांटेशन कब होता है, 7th डे पर होता है, 7वें दिन होता है, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद से 7वें दिन पर क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। इसके आगे की प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे भी। एक और चीज़ ध्यान रख लो, अगर ये जो ज़ोना पेलुसिडा की लेयर है, एक वर्ड है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्या होता है, देखो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, ये होता यही है कि एम्ब्रियो जो यहाँ पे आपका बनता जा रहा था, अगर सोच लो फेलोपियन ट्यूब में ही कहीं किसी कारण के वजह से बाहर की जो ज़ोना पेलुसिडा है अगर ये रप्चर कर गई, फट गई, मतलब स्टिकर का कवर अगर हट गया, तो सबसे बाहरी स्ट्रक्चर इसको कौन सा मिलेगा, ये फेलोपियन ट्यूब ही, तो ये वहाँ चिपक जाएगा। और अगर चिपक गया तो होगा क्या, डिवीज़न करना शुरू कर देगा, जैसे यहाँ किया था। धीरे धीरे ये एम्ब्रो बनना शुरू होगा, और अगर ये साइज़ बढ़ाता गया तो यहाँ पर हमें भी पता है जगह काफ़ी कम होती है, और ये जैसे जैसे जगह ज़्यादा लेगा तो यहाँ पे क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, मतलब एम्ब्रियो मर जाएगा। तो कुछ केसेस में मदर को भी प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो इन प्रेगनेंसीज को क्या बोला जाता है कि जो प्रेगनेंसी यूट्रस के अलावा कहीं पर हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी अदर देन यूट्रस है ना, अदर देन यूट्रस कहीं भी हो गई उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे, ठीक है। ये बात याद रहेगी ज़ोना पेलुसिडा की। तो यहाँ तक आप थोड़ा रिवाइज कर लेना, एक बार अच्छे से देख भी लेना। इसके आगे का हम देखेंगे क्या, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखेंगे एंड पार्चुरेशन, मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक रिवाइज कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।